ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप तुमने इसका प्रीवियस एपिसोड जरूर देखा होगा, बट आज का एपिसोड जो रिलीज हुआ है वो लुओफेंग की जर्नी को धीरे धीरे और भी ज्यादा टॉप लेवल पे ले जा रही है। यकीन मानो तुम्हें इस एपिसोड में काफी मजा आने वाला है। बस एक बात की रिग्रेट होगी, और मुझे भी हुआ था, कि ये एपिसोड इतना छोटा क्यों होते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओफेंग उस जायंट विंग के पास पहुंच जाता है जहाँ उसे एक एल्डर मिलते हैं जो कि मदद के बदले उसे मास्टर बनने का लालच देते हैं। पर उसके नखरे देखकर लुओफेंग समझ जाता है कि ये कोई ट्रैप है और वो वहाँ 6 सालों तक बैठकर कल्टीवेशन करता है। इस ट्रेनिंग के दौरान अचानक ही लुओफेंग के सीवो विंग का स्पिरिट बॉर्न होता है, जिसे बबाता थोड़ा ट्रेन करती है और फिर वो बोलती है कि मास्टर, मैं बाहर जाकर उस जायंट से विंग के सोर्स लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ। तो बबाता बताती है कि सीवो विंग के टोटल 6 पेयर है और सामने जो दिख रहा है वो इसका कोर है, जिसमें पुराने मास्टर की बहुत सारी टेरिफाइंग डिवाइन पावर स्टोर है और सीवो विंग इसी प्योर लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहती है। और अब आगे तो एपिसोड शुरू होता है उसी जगह से जहाँ से वो धोखेबाज एल्डर अपनी असली रंग दिखाता है। वो लुओफेंग से कहता है कि तुमने बहुत सब्र दिखाया, अब मैं हार मानता हूँ। मैंने पहले बहुत मुश्किल शर्तें रखी थी, लेकिन अब अगर मैं तुम्हें अपना कोर कंपोनेंट दे दूँ तो तुम उसे अपने बॉडी में मर्ज करके अपनी डिवाइन पावर इम्प्रिंट करके मेरे मास्टर बन सकते हो। लुओफेंग उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे मास्टर एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढूंगा, क्योंकि आखिरकार तुम मेरे सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बनोगे। लेकिन तभी सीवो विंग की स्पिरिट उसे वार्न करने लगती है कि मास्टर, ये आपसे झूठ बोल रहा है। आपकी विल पावर अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इस पर कंट्रोल पा सके। ये काफी ज्यादा खतरनाक है और ये आपको जानबूझ के मारना चाहता है। सीवो विंग बताती है कि लाइट ऑफ द विंग इसी के अंदर छुपा हुआ है। लुओफेंग को भी पहले से शक था, इसलिए जब एल्डर उसे बॉडी से मर्ज करने के लिए कहता है तो लुओफेंग उसकी कोर एनर्जी को अपने से दूर ले जा रहा था। ये देख के वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। इस पे लुओफेंग कहता है मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए सबसे पहले मेरा एक सर्वेंट इसे ट्राई करेगा। तभी वहाँ लुओफेंग का क्लोन बॉडी आकर उस कोर एनर्जी की ओर आगे बढ़ रहा था। ये सब देखकर एल्डर गुस्से में पागल हो जाता है और चिल्लाता है, कमीने इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मास्टर बनोगे, सपने देखना बंद कर दो। अब वो अपनी कोर एनर्जी से लुओफेंग की क्लोन बॉडी पर हमला करता है। लुओफेंग की क्लोन बॉडी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर लुओफेंग हंसता है और कहता है कि फाइनली तुम्हारा नाटक बंद हुआ। और वो डायरेक्टली सीवो विंग से कहता है, सीवो विंग आगे बढ़ो और जाओ, तुम इसके सारे ही लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। सीवो विंग कहते हैं ठीक है मास्टर। और अब सीवो विंग काफी तेजी से लाइट विंग की ओर आगे बढ़ रही थी। ये सब देखकर एल्डर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, उसे यकीन नहीं आता और वो कहता है कि तुम्हारे विंग्स ने भी स्पिरिट को बॉर्न कर लिया, आखिर ये कब हुआ और ये कैसे पॉसिबल है। पर अब तो सीवो विंग उसके सोर्स लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी थी। सीवो विंग काफी ज्यादा उन सोर्स लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अपने सामने अपने ही सारे सोर्स लाइट को जाता हुआ देखकर वो बंदा तो बिल्कुल ही घबरा गया था। वो कहता है रुको, रुक जाओ। इस पे सीवो विंग कहती है, आखिर तुम रोकना क्यों चाहते हो, ये एनर्जी तो मेरा भी है, क्योंकि हम दोनों असल में इसी विंग के स्पिरिट हैं, तो जो चीज तुम्हारा है वो मेरा भी हुआ। पर वेल्डर तो कह रहा था ये सारी एनर्जी मेरी है, तुम दूर हट जाओ, तुम एक लुटेरे हो। वेल्डर बार बार वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि जैसे जैसे सोर्स लाइट को सीवो विंग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी, वो अपने इंटरनल इंजरी को बहुत ही तेजी से रिकवर कर रही थी और अब उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। इधर वेल्डर गुस्से में कहता है, जब मुझे एक नया मास्टर मिलेगा तब मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, तुम जरूर मारे जाओगे। और वो लुओफेंग पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और अब सीवो विंग पूरी तरह से उसके सोर्स लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होती है और बताती है कि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और अब वो अपने 100% पावर को यूज कर सकती है। फिर वो उस एल्डर से कहती है कि ये तो काफी बुरा स्पिरिट है, इवन कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये मेरे मास्टर को अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और अब तो मेरे अंदर इतना स्पेस भी नहीं बचा है कि मैं बाकी इन सोर्स लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकूं। अब मैं और ज्यादा लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अब सीवो विंग सीधा लुओफेंग के पास जाती है। लुओफेंग कहता है मैं जल्दी में नहीं हूँ और वो फैसला करता है कि वो वहीं रुकेगा और ब्लड स्टेन के विल पावर इम्पैक्ट का यूज करके खुद को और भी ज्यादा ट्रेन करेगा। देखते ही देखते पूरा 1200 साल बीत जाते हैं। लुओफेंग अपने विंग से पूछता है कि क्या अब ये मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करेगा। सीवो विंग्स बताती है कि मास्टर, आपकी विल पावर ग्रो तो हुई है और वो एक यूनिवर्स मास्टर के पीक पर पहुंच गया है, लेकिन यूनिवर्स सुप्रीम स्ट्रोंगेस्ट तक पहुंचना इसमें अभी भी
भी काफी बड़ा गैप है। ये सुन के लुओफिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा विल पावर की ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर ये शिवो विंग अब भी मुझे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। मुझे और भी दूसरे डेंजरस प्लेस को एक्सप्लोर करना होगा ताकि मैं और भी ज्यादा खुद को ट्रेन कर सकूं, और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं जरूर इस विंग को हासिल कर लूंगा। इस पे वो एल्डर काफी गुस्से में कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सपने देखते रहो। अब लुओफेंग अपने स्टार टावर की मदद से उस लाइट कर्टन के बाहर निकलने लगता है। जैसे ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर और लुओफेंग आपस में मिलते हैं, लुओफेंग बताता है शिवो विंग तो काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है और इसमें काफी ज्यादा बदलाव भी आ गया है। अब जैसे लुओफेंग गोल्डन डोमेन को एक्टिवेट करता है, बवाता बताती है कि अब उसके गोल्डन रेज 80 लाइट ईयर तक ट्रेवल कर पा रहे हैं, जो कि इस पूरे स्पेस को ही कवर करती है। लुओफेंग बस एक ही जगह रहकर इस पूरे स्पेस को एक्सप्लोर कर पा रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जिस टनल से मैं इस केव में आया, एक्चुअल में यहाँ पे एक और टनल मौजूद है और वो टनल बिल्कुल ही दूसरे डायरेक्शन में है। वो इस टनल को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस होता है, क्योंकि पहले किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे एक दूसरा टनल भी मौजूद है। लुओफेंग सोचता है आखिर ये टनल कहाँ तक जाती है, इसलिए वो फौरन ही अपने स्टार टावर के साथ उस टनल के लिए निकल जाता है। वो अपने क्लोन बॉडी को यूज करते हुए आगे बढ़ रहा था। उस टनल के अंदर बहुत ही ज्यादा हीट होता है। आगे जाकर लुओफेंग थोड़ा रुकता है, तभी उसके हाथ पे आग लग जाती है। वो फौरन अपने हाथ को काट देता है और दोबारा से अपने बॉडी को रीजनरेट करता है और बताता है कि मेरे पास तो यूनिवर्स मास्टर की डिवाइन बॉडी है। ये हीट एनर्जी तो काफी ज्यादा अजीब है, इतने पावरफुल डिवाइन बॉडी होने के बावजूद भी ये मुझे जला रही है। और जितना ज्यादा वो आगे बढ़ रहा था, ये हीट एनर्जी उतना ही ज्यादा तेज हो रही थी। लुओफेंग बताता है कि वो इस केव में कई लाइट ईयर तक ट्रैवल किया। जरूर ये टनल पीक माउंटेन से कनेक्ट होती है और इतने लाइट ईयर तक ट्रैवल करने के बाद कहीं मैं माउंटेन के डीप एरिया में तो नहीं पहुंच गया। लुओफेंग और भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और एक पल ऐसा आता है, हीट एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उसके पूरे बॉडी को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। मोसा क्लोन बॉडी फौरन ही स्टार टावर के अंदर आता है। अब लुओफेंग बताता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। बाहर का टेम्परेचर आसानी से एक यूनिवर्स मास्टर को बस कुछ पल में ही राख में बदल सकता है। पर हैरानी की बात, स्टार टावर के अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदला है। अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल है और इसलिए कहा जाता है कि स्टार टावर एक सुप्रीम ट्रेजर है। इतने ज्यादा एक्सट्रीम हीट में भी वो आसानी से सर्वाइव कर रहा है। अब आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा पल आता है जब स्टार टावर भी अनस्टेबल हो रहा था। अब लुओफेंग बताता है कि ये केव तो वाकई में काफी ज्यादा ह्यूज है, क्योंकि वो लगातार ट्रैवल ही कर रहा है। आगे लुओफेंग पीक माउंटेन के बिल्कुल ही डीप एरिया में आ गया था। यहाँ पे काफी सारे रोड्स मिलते हैं, साथ ही वहाँ पे लुओफेंग को छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं जो कि इस एक्सट्रीमली हीट में इतना ज्यादा शाइन कर रहे थे कि उनसे रिफ्लेक्शन बन रहा था। और लुओफेंग अब भी आगे बढ़ रहा था। अंदर लुओफेंग बताता है कहीं हम एक सैंड ग्रेन में फंस तो नहीं गए, और यहाँ अंदर का स्पेस बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ये बिल्कुल ही यूनिवर्स सीक्रेट रीजन की तरह ह्यूज है और वहाँ पे ढेर सारे सैंड ग्रेन मौजूद होते हैं जिनसे रिफ्लेक्शन बन रही होती है। लुओफेंग उन सैंड ग्रेन में से अंदर जाता है। अब लुओफेंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर एक सैंड ग्रेन के अंदर एक स्पेस छुपी हुई है, और वहाँ पे ऐसे कई सारे सैंड ग्रेन्स थे जो कि माउंटेन रूट के अंदर ही चक्कर लगा रहे थे। तभी उस जायंट से स्टोन में लुओफेंग नोटिस करता है कि यहाँ पे तो एक क्लो मार्क है, जैसे कि किसी जायंट पावरफुल मॉन्स्टर या फिर पावरफुल वॉरियर ने इस पे हमला किया हो, क्योंकि ऐसा क्लो मार्क बनना नेचुरल तो नहीं हो सकता। जरूर ये काम सुपर पावर हाउस का होगा। अब लुओफेंग और भी ज्यादा अंदर जाना चाहता था, पर बवाता उसे वार्न करती है कि यहाँ का क्रशिंग प्रेशर इतना ज्यादा हाई है कि यह आसानी से ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लुओफेंग, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पे लुओफेंग उससे कहता है पर आखिर इस स्टोन में जिसने भी क्लो मार्क बनाया है वो तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन ही होगा, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। इस पे बवाता लुओफेंग से परेशान हो रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी बवाता की बात नहीं मान रहा था। अब लुओफेंग उसी क्लो मार्क की ओर जाने लगता है, जहाँ पे वो एक सैंड ग्रेन के अंदर चला जाता है। अंदर आते ही वहाँ उसे बहुत ही शांत सा माहौल मिलता है। बवाता बताती है कि इस सैंड के अंदर यहाँ का टेम्परेचर तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, बाहर से बहुत ही ज्यादा कम है। इस पे लुओफेंग कहता है ये सैंड ग्रेन बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं हो सकता। अब वो अपने शिवो विंग को एक्टिवेट करते हुए दोबारा से गोल्डन डोमेन टेक्निक को यूज करता है। अब कई सारे गोल्डन रेज बाहर आकर
80 लाइट ईयर तक फैल जाती है, जो कि उस सैंड ग्रेन के अंदर की पूरी एरिया को कवर कर रहा था। और तभी लुओफेंग को नोटिस होता है कि वहाँ पे एक ट्रेजर है। लुओफेंग फौरन ही अपनी क्लोन बॉडी के साथ उस ट्रेजर की ओर आगे बढ़ता है। बबाता भी उस ट्रेजर को देखकर हैरान रहती है। वो ट्रेजर ऊपर आकर एक बड़ा सा मैप उनके सामने बाहर आता है। लुओफेंग इस मैप को देखकर दंग था। वो कहता है ये तो सिल्क मैप है, ये तो वही मैप है जो कि मास्टर युआनो के पास था, पर ये मास्टर युआनो के पास वाले मैप से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब जैसे ही लुओफेंग उस मैप को लेने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर रिलीज होती है। लुओफेंग समझ जाता है कि यहाँ पे कोई तो है। तभी एक आवाज बताती है कि उसका नाम जी फैंजी है। वो बताता है कि वो यूनिवर्स में सुप्रीम स्ट्रॉन्गेस्ट में अकेला बंदा बचा था, जो कि 3 रेनकार्नेशन एरा तक सरवाइव किया। और जैसे ही उसका अंत करीब आया, ये सारी बातें लुओफेंग सुन रहा था। तभी बबाता उसे बताती है कि ये तो बस एक एनर्जी बॉडी है जो कि डिवाइन पावर की मदद से बनाई गई है, ये कोई रियल पर्सन नहीं है। आगे वो बंदा बताता है अब बस रेनकार्नेशन का ब्रेक थ्रू करके ही इटर्नल बीइंग बना जा सकता है। लुओफेंग भी सरप्राइज था कि रेनकार्नेशन का ब्रेक थ्रू करने के बाद ही इटर्नल एग्जिस्टेंस मिल पाएगी। वो बताता है कि ये जर्नी लाइफ एंड डेथ के बीच बहुत ही ज्यादा कठिन है, इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी की किए हुए मेहनत को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दे सकता। मैं तो मारा गया, पर मरने से पहले मैंने यूनिवर्स बोर्ड टोकन और इस मैप को यहाँ पे रखा है। अब बबाता उस पूरी मैप को स्कैन करने लगती है और बताती है कि ये तो वाकई में एक कंप्लीट सिल्क मैप है। इवन कि ये मैप यूनिवर्स बोर्ड का भी पार्ट है। यूनिवर्स बोर्ड यहाँ की 3 मेजर खतरनाक जगह में से एक है। लुओफेंग पूछता है यूनिवर्स बोर्ड ये क्या है। वो बंदा बताता है यूनिवर्स बोर्ड के अंदर का खतरा इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो आसानी से यूनिवर्स सुप्रीम स्ट्रॉन्गेस्ट को भी आसानी से मार सकता है। जैसे ये माउंटेन पीक डीप सी का 3 खतरनाक जगह में से एक है, वैसे ही यूनिवर्स बोर्ड 3 खतरनाक जगह में से एक है। साथ ही वो बंदा बताता है कि यूनिवर्स बोर्ड के अंदर इतना ज्यादा ट्रेजर छुपा हुआ है कि अगर वो किसी यूनिवर्स मास्टर के हाथ लग गया तो वो बिल्कुल ही पावरफुल बन जाएगा, इवन कि वो खुशी से पागल हो जाएगा। साथ ही वो बंदा बताता है कि मेरा सारा ट्रेजर भी यूनिवर्स बोर्ड के अंदर ही है। फिर वो लुओफेंग को वो की देता है और कहता है कि ये टोकन यूनिवर्स बोर्ड के एक इंडिपेंडेंट स्पेस से कनेक्ट करती है और मैंने अपने लाइफ टाइम में जितने भी ट्रेजर कलेक्ट किए हैं वो सारे ही इसी इंडिपेंडेंट स्पेस के अंदर हैं, जिसे तुम इस टोकन की मदद से एक्सेस कर सकते हो। और लुओफेंग को उस टोकन के साथ कॉन्शियसनेस भी मिलती है। अब वो बंदा कहता है मैं उम्मीद करता हूँ जिसको भी मेरा ये टोकन और ये मैप मिलेगा वो मेरे हिडन लेगेसी को ढूंढ पाएगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सीक्रेट टेक्निक और एब्सोल्यूट स्किल मैंने बनाया था वो उसे भी मास्टर कर पाएगा। द ग्रेट यूनिवर्स सी बिल्कुल ही खतरे से भरा है, उम्मीद करता हूँ तुम अपना ख्याल रखोगे। लुओफेंग उसे ग्रेट करता है। बबाता बताती है कि ये बंदा अपना मैप और टोकन इस माउंटेन पीक रीजन में छोड़ा, पर इसने अपने एक्चुअल ट्रेजर को यूनिवर्स बोर्ड के अंदर रखा। कहीं ये जानबूझकर लोगों को खतरे में तो नहीं डाल रहा है। इस पे लुओफेंग कहता है कि एक पावरफुल सुप्रीम पावर हाउस से गिफ्ट और उनकी लेगेसी मिलना ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा लकी की बात है। अब बबाता उससे कहती है अगर हम यहाँ पे और भी ज्यादा गहराई में जाते हैं तो इवन के जी फैंजी जैसे पावर हाउस भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए बेहतर है कि फिलहाल हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और हमें उस व्हाइट विंग को अचीव कर लेना चाहिए। इस पे लुओफेंग कहता है पर इस व्हाइट विंग को अचीव करने के लिए मुझे और भी ज्यादा विल पावर की जरूरत है। तभी उसे आइडिया आता है कि शायद सीनियर जी फैंजी के ट्रेजर इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। बबाता कहती हाँ अब हमें सबसे पहले यूनिवर्स बोर्ड जाकर जी फैंजी के सारे ट्रेजर को अचीव करना चाहिए और फिर वापस आकर व्हाइट विंग को ले लेना चाहिए। तभी लुओफेंग कहता है वहाँ जाने से पहले मैं सबसे पहले यूनिवर्स बोर्ड मैप के कुछ पार्ट को अपने टीचर क्यूरियोसिटी लॉर्ड और जायंटिक्स अरेना के फाउंडर के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि इससे रिस्क कम हो जाए और ह्यूमन रेस यूनिवर्स बोर्ड में बच जाए। इस पे बबाता उसे कहती है तुम इतने प्रीशियस ट्रेजर यूनिवर्स बोर्ड की मैप का पार्ट इनको फ्री में देना चाहते हो, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, इतना ज्यादा साफ दिल वाला बंदा कहाँ ही मिलता है। तभी लुओफेंग को नोटिस आती है कि जायंटिक्स अरेना के फाउंडर खुद उसे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। लुओफेंग घबरा जाता है कि कहीं ये कोई इमरजेंसी तो नहीं है। फिर हम देखते हैं ह्यूमन क्लैन के सारे ही पावरफुल पर्सन वहाँ पे अपेयर होते हैं। सारे लोग लुओफेंग को देख के ग्रेट करते हैं। क्यूरियोसिटी लॉर्ड भी लुओफेंग को
देखकर खुश होते हैं। लियो फेंग जैसे ही अपने सीट पे बैठने आता है तभी उन सबके सामने अचानक ही बहुत ही पावरफुल से स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑरा फैलने लगती है। लियो फेंग कहता है आखिर ये किस तरह की ऑरा है। तभी उन सभी के सामने काफी ह्यूज एक जाइंट सा ट्रेजर बाहर आता है और क्यूरियोसिटी लॉर्ड जैंडिक्स एरेना को कांग्रेट्स कहते हैं और बताते हैं कि जैंडिक्स एरेना के फाउंडर को पीक माउंटेन एरिया में ये ट्रू सुप्रीम ट्रेजर मिला। सारे लोग जैंडिक्स एरेना के फाउंडर को कांग्रेट्स कहते हैं। अब लियो फेंग खुश होता है और कहता है तो ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी ताकि हम सभी के साथ एक गुड न्यूज शेयर किया जाए। फिर वहाँ पे जैंडिक्स एरेना के फाउंडर अपेयर होते हैं और उस ट्रेजर को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि जब से ओरिजिनल एंसेस्टर को सप्रेस किया गया है हमारे ह्यूमन क्लैन के पास एलियन रेसेस के साथ फाइट करने का कोई दूसरा चॉइस नहीं था। हम सब ने काफी लंबे समय तक एलियन रेस से झुक कर रहा, पर आज मुझे एक ऐसा ट्रू सुप्रीम ट्रेजर मिला है जो कि हमारे ह्यूमन क्लैन को कभी भी बुली होने नहीं देगी। और वो जाइंट से एक अटैक करके दिखाते हैं और कहते हैं और ना ही ओरिजिनल यूनिवर्स के बाहर के रेसेस ह्यूमन क्लैन को आंख उठाकर देख सकेंगे, क्योंकि अब ह्यूमन क्लैन के पास ये सुप्रीम ट्रेजर है, ये डिवाइन एक्स, जो कि जैंडिक्स एरेना के फाउंडर के लिए बिल्कुल ही परफेक्टली मैच था और अब इसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सारे वॉरियर उस जैंट एक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब ह्यूमन क्लैन में एक ट्रू सुप्रीम ट्रेजर आ चुका है जो कि पूरे ह्यूमन क्लैन को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है जब लियो फेंग के पास सीनियर जी फैंजी का ट्रेजर सारा ट्रेजर उसके हाथ लगेगा और जब वो दोबारा से मीटिंग करके अपने सारे ट्रेजर को फ्लेक्स करेगा तब क्या जैंडिक्स एरेना की ये सुप्रीम ट्रेजर लियो फेंग के सामने कैसा परफॉर्म करेगी? लाइक सारे लोग लियो फेंग पे प्राउड फील करेंगे या फिर वो तब भी इसी ट्रेजर पे डिपेंड रहेंगे? कमेंट में बताओ। और जो लोग चैनल पर न्यू है तुम्हें पता है ना, सब्सक्राइब कर लो। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।